सोचो एक ऐसे घर के बारे में जहां हर कुछ सालों में कोई ना कोई अचानक मर जाता है और फिर सब बैक टू नॉर्मल, जैसे टीवी का चैनल चेंज कर दिया हो। क्योंकि ये लोग मान के चलते हैं कि मौत कभी भी इन जनरल रीजन से भी आती है, क्रॉनिक बीमारी या एज फैक्टर हो, स्पेशली जब डॉक्टर लिख के दे हार्ट अटैक था। अब सोचो अगर ये सिर्फ एक बार होता तो ठीक होता, 2 बार होता तो अजीब होता, लेकिन एक ही परिवार में सालों के गैप में लोग गिर गिर के सेम रीजन से मरते हैं बिना किसी ऑब्वियस दुश्मनी या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के, तो चीजें नॉर्मल नहीं होती। तो ये कहानी किसी बड़े शहर की नहीं है जहां हर रोज कोई हेडलाइन बन जाए। ये कहानी है केरला के एक छोटे से गांव कुडाथई की, जहां जिंदगी शांत और सॉर्टेड रहती थी, पर सिर्फ तब तक जब इस केस का खुलासा नहीं हुआ। एक ऐसा खुलासा जिससे पूरा गांव ना चैन की सांस ले पाया, ना खाने का एक निवाला गले के नीचे। सब कुछ शुरू होता है 14 अगस्त 2002 को। अन्नमा थॉमस रोज की तरह सुबह उठती है, फ्रेश होकर किचन में कामों में लग जाती है। उन्हें जो जानते थे वो बताते हैं कि अन्नमा को कोई बीमारी या कमजोर औरत नहीं थी। वो फुल डिसिप्लिन थी, रिलीजियस थी और एक रिटायर्ड स्कूल टीचर होने की वजह से अपने घर को एक सिस्टम की तरह चलाती थी। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वगैरह वगैरह, सोफिया वगैरह और सब। उस दिन दोपहर के टाइम अन्नमा पानी पीती है और थोड़ी देर में उन्हें डिस्कंफर्ट फील होता है चेस्ट में, चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग होती है और फिर अन्नमा धड़ाम से गिर जाती है। फैमिली घबरा जाती है, रश करके उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ ही घंटों में डॉक्टर प्रोनाउंस कर देते हैं कि अन्नमा को हार्ट अटैक आया था और वो मर गई है। अन्नमा थॉमस सिर्फ एक मां नहीं थी, वो उस परिवार का एक सेंटर पॉइंट थी। डिसीजंस उनके थ्रू होते थे और जब घर का पिलर अचानक से गिर जाए तो शॉक प्रैक्टिकल से ज्यादा इमोशनल होता है। इस सडन डेथ के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है क्योंकि एज फैक्टर और मेडिकल हिस्ट्री का एजम्पशन लिया जाता है। वैसे भी रूरल एरियाज में या फिर इन जनरल किसी भी फैमिली में अगर डॉक्टर हार्ट अटैक लिख के दे तो फैमिली ज्यादा पुश नहीं करती, स्पेशली जब घर का माहौल ऑलरेडी इमोशनल हो। और इस तरह अन्नमा थॉमस की डेथ को एक नेचुरल एंड मान लिया जाता है और सारे रिचुअल्स के बाद फैमिली मूव ऑन कर लेती है। इसके बाद घर की जिम्मेदारी नेचुरली टॉम थॉमस के ऊपर आ जाती है। अन्नमा के हस्बैंड टॉम, वो भी रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, काम स्पोकन और थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी। जो लोग उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि अन्नमा के जाने के बाद टॉम का सोशल इंटरेक्शन कम हो गया था। वो घर में ज्यादा रहते थे और ज्यादातर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि कुडाथई में विडो बैडीज ढूंढना भी मुश्किल होता होगा। 22 अगस्त 2008 को, यानी लगभग 6 साल बाद, टॉम भी अचानक बीमार पड़ते हैं। सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही, वीकनेस, नोज़िया से शुरुआत और एंड में हार्ट अटैक। इस बार भी कोई ज्यादा हंगामा नहीं होता क्योंकि लोग कहते हैं वाइफ के जाने के बाद आदमी टूट गया होता है और उसी स्ट्रेस में रहने की वजह से ये हुआ होगा। टॉम थॉमस के जाने के बाद घर का थर्ड पिलर उनका बेटा रॉय थॉमस अब फैमिली का सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है और ये ट्रांजिशन रॉय के लिए इजी नहीं होता क्योंकि रॉय प्रैक्टिकल दुनिया में थोड़ा स्लो और इमोशनल डिपेंडेंट टाइप का आदमी था, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसा लग रहा है अंडे से निकला हूं। रॉय की वाइफ जॉली, जो एमएससी केमिस्ट्री और बीईडी की डिग्री होल्डर थी, कंपैरेटिवली ज्यादा ऑर्गेनाइज थी और प्लानिंग ओरिएंटेड भी थी। और इसी पर्सनालिटी कॉन्ट्रास्ट के साथ कि एक आदमी सपने देखता है और दूसरा पैसे कमाता है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, इस यूट्यूब चैनल से तो घर नहीं चल रहा। और इसी कॉन्ट्रास्ट से इन दोनों की भी शादी हुई थी और मैरिड लाइफ चल रही होती है। रॉय का फोकस ज्यादातर काम और पैसे की टेंशन पर रहता है, जबकि जॉली घर में बच्चों को और डेली रूटीन को एक प्रॉपर सिस्टम में रखने की कोशिश करती है, बिल्कुल अन्नमा की तरह। रॉय और जॉली के 2 बच्चे होते हैं, रोमो रॉय और रेनो रॉय, और दोनों बच्चे उस वक्त स्कूल गोइंग एज के हैं, जिनकी दुनिया होमवर्क और होलिस्टिक डेवलपमेंट के आसपास घूमती रहती है। उनके लिए दादा दादी की डेथ एक डिस्टेंट मेमोरी बन चुकी होती है। रॉय को अपने माँ बाप, अन्नमा और टॉम के जाने का इमोशनल वेट रॉय को अलग तरीके से हिट कर रहा होता है। वो ज्यादा बात नहीं करता, पर लोग नोटिस करते हैं कि वो पहले से ज्यादा साइलेंट हो गया है और वो इसी दौरान घर के डिसीजंस में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता। और ये बिल्कुल नेचुरल लगता है क्योंकि एक आम इंसान जब मेंटली थक जाता है तो सबसे पहले उसका पार्टनर उसकी मदद करता है। पर फिर कहानी में जो आगे होता है वो इससे ज्यादा शॉकिंग होता है। 30 सितंबर 2011 के दिन जब रॉय थॉमस अचानक बीमार पड़ता है, उस दिन भी शुरुआत कुछ अलग नहीं होती। नोज़िया, डिजीनेस, वीकनेस और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वापस वही शब्द रिपीट करते हैं जो उन्होंने कई बार अन्नमा और टॉम के लिए किया था, हार्ट अटैक। इस बार शॉक ज्यादा होता है क्योंकि रॉय की एज यंग थी और फिजिकली भी कोई क्रॉनिक इशू नोन में नहीं होता है।
और यहीं पे एंट्री होती है हमारे स्टोरी के डिटेक्टिव मैथ्यू मंजय दिल रॉय का, जो रॉय के मामा होते हैं और शुरुआत में रॉय के सडन डेथ को नॉर्मल नहीं मानते। वो डॉक्टर के एक्सप्लेनेशंस और फैमिली के स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस नोटिस करते हैं जो पहले किसी ने सीरियसली नहीं देखे थे। कितने केयरिंग मामा है यार, नहीं तो आजकल जिस स्पीड से सेलिब्रिटीज पकड़े जा रहे हैं उस हिसाब से तो कितने मामा जेल में होते हैं। मामा रॉय के खाने का टाइमिंग पूछते हैं, पर्सनली हॉस्पिटल जाते हैं और रिकॉर्ड्स को देखकर इंसिस्ट करते हैं कि पोस्टमार्टम और इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, क्योंकि एक यंग आदमी की डेथ बिना क्लियर रीजन के सिर्फ स्ट्रेस से नहीं हो सकती। और ये पहली बार होता है जब इस घर के बाहर भी बातें शुरू होती हैं कि शायद कुछ तो गलत है, पर तब तक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती थी क्योंकि पुलिस के पास कोई ठोस एविडेंस नहीं था। और तब तक कुछ लोग इस थिंकिंग को ओवर थिंकिंग कहकर डिसमिस कर देते थे। लेकिन यहीं पे शॉकिंग मोड़ आता है। 2014 में मैथ्यू मामा अपने घर पे विस्की का पैग लगा रहे होते हैं, तभी विस्की पीने के थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं। और हाँ, पीने के बाद गिरना कोई नई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि मैथ्यू मामा गिरने के बाद कभी उठते नहीं हैं। उनकी सांस हैवी हो गई थी और आंखें हाफ ओपन और बॉडी रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। फैमिली द्वारा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर कुछ ही देर में डॉक्टर्स वही बोल देते हैं जो इस परिवार ने सालों से सुन रखा था, हार्ट अटैक। और फिर इन लोगों ने कुछ आवाज नहीं उठाई, लेकिन सबको क्लियर था कि कुछ तो गड़बड़ है इस फैमिली में। और यहीं पे 2 लाइन पहले जो मैंने पढ़ा था, हमारे डिटेक्टिव मर गए। एट दिस पॉइंट मुझे मर्डर से ज्यादा शक गांव वालों पे आ रहा है। साला ये सही है यार, हर सालों में इनको कुछ नया टॉपिक ऑफ डिस्कशन मिल जाता था और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के टाइम पे गायब। इसीलिए जिसने भी कहा ना सच का है, तो खुद ही खुद का वाली है बंदिया। दुनिया मनोरंजी की मारी है बंदिया, जान तेरी है तेरे हाथों में, इंसानियत मीठी गाली है बंदिया। पर कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये लाशों का सिलसिला वहीं पर नहीं रुकता। अब कहानी नया मोड़ लेती है शाजू जकारिया के थ्रू। अब शाजू जकारिया कौन था? वो थॉमस के परिवार से जुड़ा हुआ एक डिस्टेंट कजन था, आई मीन दूर का रिश्तेदार था। इतना सीरियसली नहीं लेते थे, शादी में मिल गया तो सुट्टा पीने साथ में चले जाते थे, ऐसा था। शाजू अपनी वाइफ सिली के साथ रहता था और उनके 2 बच्चे थे, और छोटी बेटी का नाम एल्फाइन था और बड़े बेटे का नाम मैं ढूंढ नहीं पाया, सॉरी। एल्फाइन सिर्फ 2 साल की थी, एक नॉर्मल सी टॉडलर जिसको चलना बोलना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा काम लगता था। और एक दिन उसके घर में बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम चालू था, फोटोज क्लिक होती हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन 2014 के इस बर्थडे के दिन एल्फाइन अचानक वॉमिटिंग शुरू कर देती है। पहले फैमिली सोचती है कि बच्चा है, कुछ खा लिया होगा, ज्यादा इंडाइजेशन हो गया होगा, वॉमिटिंग होती है, पर वो वॉमिटिंग रुकती नहीं। एल्फाइन वीक होने लगती है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, और जब तक शाजू और सिली समझ पाते हैं कि सिचुएशन सीरियस हो रही है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर्स ट्राई करते हैं, पर थोड़ी ही देर में एल्फाइन को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और कॉज लिखा जाता है फूड पॉइजनिंग या सडन इलनेस। एल्फाइन की डेथ सिली के लिए एक परमानेंट फ्रैक्चर बन जाती है। वो सिर्फ एक माँ नहीं थी जो बच्चा खो चुकी थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसका पूरा रूटीन उस बच्ची के अराउंड घूमता था। लोग बाद में बताते हैं कि एल्फाइन के बाद सिली ज़्यादा चुप रहने लगी थी, कम बात करने लगी थी, और इस हार्ड टाइम में उसके साथ जॉली खड़ी थी उसके रिकवरी में हेल्प करने। शाजू अपनी तरफ से नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, क्योंकि दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी सेज मेन डोंट क्राई, और रो दिया तो सब बोलेंगे औरत है क्या। एंड द प्रॉब्लम इज, पहले की औरतें भी वही बोलती थी, लाइक खुद की खबर खोदना, मेरा बच्चा मरा है मैं रो भी ना। पर क्या पता शाजू सच्ची दिल से रोना चाहता हो। जनवरी 2016 सिली सकारिया अपने हस्बैंड शाजू के साथ अपॉइंटमेंट के लिए बैठी होती है। जब वेटिंग के दौरान सिली को कुछ अनईजी फील होने लगता है एंड शी वाज ऑफर्ड अ पिल विद वाटर, जिसे लेने के बाद सिली का शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। और वहां लोग इस सिचुएशन को कुछ और समझ पाते, इससे पहले ही एपिलेप्टिक एपिसोड या पुरानी तबीयत का इश्यू मान लिया जाता है, और जब तक हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है सिली को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसी कंफ्यूजन के बीच बिना पोस्टमार्टम की एक और मौत को नेचुरल लिखकर फाइल बंद कर दी जाती है। लेकिन एक सेकंड, अभी तक आपको किलर का नाम पता चल गया होगा राइट? एक बार लिखना कमेंट्स में कौन है किलर, मैं भी देखूं, प्लीज टाइम स्टैम्प लिख के लिखना। और हम चलते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पे, जहां पता चलता है कि ये किलर पकड़ा भी कैसे गया। लेकिन एक सेकंड, इससे पहले मैंने स्पॉइलर तो नहीं दे दिया ना कि ये नेचुरल डेथ्स नहीं थी, ठीक है? अभी तक अगर आपको लग रहा हो तो वेलकम टू रियलिटी। आप दिल्ली में नहीं रहते हो तो आपके लंग्स ठीक है।
रोजो मैथ्यू नाम का एक आदमी फाइनली थक जाता है चुप रहकर। रोजो टॉम थॉमस का एक्सटेंडेड फैमिली का ही मेंबर होता है। वो जैसे मैंने बताया था ना, सालों तक बात नहीं करते लेकिन साथ मिल जाते हैं, तो शादी में पैक पी लेते हैं, सुट्टा पी लेते हैं। और रोजो सालों से ये अजीब चीजें नोटिस कर रहा था। रोजो ऑफिशियली केरला पुलिस के पास जाकर लिखित कंप्लेंट देता है और सीधा बोलता है कि 2002 से लेकर 2016 तक इस फैमिली का जितने भी डेथ्स हुए हैं वो नेचुरल नहीं हो सकती। शुरू में अथॉरिटीज हेसिटेंट होती है क्योंकि केस पुराना होता है और बॉडीज दफनाई जा चुकी हैं और फैमिली इन्फ्लुएंशियल सर्कल में आती है, पर रोजो प्रेशर बनाए रखता है और मीडिया को अप्रोच करता है और फाइनली पुलिस को फोर्स होके ये फाइल्स रीओपन करनी पड़ती है। और जैसे इन्वेस्टिगेशन फॉर्मली रीस्टार्ट होता है, एक डिसीजन लिया जाता है और वो डिसीजन केरला के क्रिमिनल हिस्ट्री में पहली बार लिया जाता है। पुलिस ऑर्डर देती है कि सभी सस्पेक्टेड डेथ्स की कब्रें खोली जाएंगी। गांव में सुबह सुबह जब अर्थ मूवर्स और फोरेंसिक वैन्स पहुंचती हैं, तब लोग समझ जाते हैं कि अब ये सिर्फ एक फैमिली मैटर नहीं था। अन्नमा थॉमस से लेकर टॉम थॉमस की एक एक कब्रों को सब खोला जाता है और उनकी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए निकाला जाता है। और जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती हैं, पैटर्न क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सब में साइनाइड पॉइजन होता है। और यहीं पर इन्वेस्टिगेटर्स एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं जो और ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है, क्योंकि हर मौत सिर्फ एक लाइफ का एंड नहीं थी, बल्कि एक पावर शिफ्ट थी। अन्नमा के जाने के बाद घर का इमोशनल कंट्रोल लूज हुआ, जो टॉम के पास आया। टॉम के जाने के बाद वो घर संभालने की जिम्मेदारी रॉय के पास आई और रॉय के जाने के बाद फाइनेंशियल एक्सेस और लीगल कंट्रोल किसी और के पास आया। मैथ्यू के जाने के बाद क्वेश्चनिंग वॉइस खत्म हुई। एल्फाइन और सिली के बाद शाजू भी बिल्कुल वल्नरेबल हो गया था कि अगर मैं कुछ ज्यादा बोला तो शायद मुझे भी मार दिया जा सकता है। हर मर्डर एक स्टेप था और हर स्टेप के बाद सिर्फ एक इंसान स्ट्रांग होता गया। तब पुलिस फाइनली इस चीज को ओपनली बोलती है और एक ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करती है जिसका आई एज्यूम आपने कमेंट्स में नाम लिख दिया होगा, जो सारे मर्डर्स में प्रेजेंट था। समझ नहीं आया, चलो थोड़ा और सस्पेंस बनाते हैं। कभी किचन में, कभी हॉस्पिटल के आसपास, कभी फैमिली फंक्शन में, कभी केयर टेकर के रोल में। और जब साइनाइड का सोर्स ट्रेल फॉलो किया जाता है तो प्रूफ मिलता है कि पॉइजन रैंडम नहीं होता, बल्कि डेलिबरेटली प्रोक्योर किया गया था। क्वेश्चनिंग के दौरान कोई इमोशनल ब्रेकडाउन या ड्रामेटिक डिनायल नहीं होता और फाइनली खूनी अपना क्राइम एक्सेप्ट करता है और वो खूनी थी जोली जोसेफ, रॉय की बीवी। जी हाँ, जॉली, जिसने भी गेस किया है नीचे कमेंट्स में हग। 2019 में जॉली जोसेफ को अरेस्ट किया जाता है और तब ऑफिशियली डिक्लेयर होता है कि कुदाथाई केस एक्सीडेंटल डेथ्स का क्लस्टर नहीं, बल्कि इंडिया का पहला कंफर्म्ड साइनाइड सीरियल किलिंग केस है, जहां किलर घर के अंदर से ऑपरेट कर रही थी बिना वायलेंस के। और यहीं पर इन्वेस्टिगेशन का एक और लेयर खुलता है जब पता चलता है कि जॉली, जो खुद को एमकॉम बीकॉम क्वालिफाइड बता रही थी और फैमिली के सामने वो बोलती थी कि वो बड़ी होकर कॉलेज लेक्चरर बनेगी, वो डिग्रीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सब डॉक्यूमेंट्स फेक निकलते हैं, नकली। मतलब जिस औरत पर घर के लोग एजुकेशन और इंटेलेक्ट के नाम पर ट्रस्ट कर रहे थे, वो शुरू से ही केयरफुली बिल्ड स्कैम चला रही थी। घर की पावर से लेकर जमीन के कागजात पर अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए। अपने बुजुर्ग माँ बाप को मारने के बाद, एक साल की बच्ची को मारने के बाद और रैंडम कितने लोगों को मारने के बाद, अपने पति को मारने के बाद भी जॉली के फेस पर कोई गिल्ट नहीं था। और शायद इसीलिए कुदाथाई सिर्फ मर्डर्स की नहीं, बल्कि सच की कहानी बन गई कि पावर जब बिना सवाल के मिल जाए तो इंसान को लास्ट तक सिर्फ एक स्टेप लगने लगता है। और ये थी कहानी जॉली LLB 4 की। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है, मैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ वेयर फैन। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आउटरो नहीं पता यार, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड और कमेंट में बताना कि हम और क्या बेटर कर सकते हैं और किन केसेस को हम खुलवाए। I mean, किन केसेस पे आप वीडियो चाहते हो यार। इन्वेस्टिगेशन करते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है? चलो बाय बाय, लव यू।